Hello everyone, welcome to Engineer Success. So in this question series of the soil mechanics, हम जिसमें कि important question discuss कर रहे हैं कुछ related to the junior engineering exams. कुछ टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. नाउ यहाँ पे हम अफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. अफेक्टिव स्ट्रेस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिविल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स का, क्योंकि आने वाले इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं आपके, लाइक आप सीपेज परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, रिटेनिंग वॉल, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इन एवरी चैप्टर यू हैव टू कैलकुलेट द अफेक्टिव स्ट्रेसेस. हर चैप्टर में आपको अफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है. सो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम हम इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब और कुछ देखते हैं आगे कि क्या क्या नए नए तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन हम बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. सो नया जो आपके पास बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल, अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल ऑप्शन है इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी बोथ, डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी बोथ, डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज परमेबिलिटी. तो ये ऑप्शन है हमारे पास. यानी कि अफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में क्या फंक्शन करता है, इतना हमें पता है. देखो अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस मान लो किसी सेक्शन पे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, उससे सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाती है. ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे. जैसे कि इसके चैप्टर के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया है कि क्या करते हैं हम इसमें. जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है अपने पास. इस ग्राउंड लेवल से नीचे किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे मैंने कोई एक सेक्शन कंसीडर कर रखा है. लेट अस सपोज दिस इज सेक्शन XX. ठीक है, XX सेक्शन हमने कंसीडर किया. ये सेक्शन जो हमने कंसीडर किया है वो कितनी डेप्थ पे कंसीडर किया है, वो हमने Z डेप्थ पे कंसीडर किया है. ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे, तो इस सेक्शन पे जो XX सेक्शन मैंने यहां पे कंसीडर करा है, इस सेक्शन के ऊपर इस वाले पोर्शन में ये जो Z डेप्थ का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो सॉइल प्रेजेंट है, देखो यहां पर ग्राउंड के नीचे आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इस पोर्शन में क्या रहेगी, सॉइल ही रहेगी. तो जो सॉइल इस पोर्शन में प्रेजेंट है, Z डेप्थ के पोर्शन में, वो क्या करेगा, इस XX सेक्शन के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप करवाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ऑन वेट. सो स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड एट सेक्शन XX बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ सॉइल विच इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन ऑफ Z डेप्थ. इस Z डेप्थ में जो सॉइल प्रेजेंट है उसके वेट के वजह से इस XX सेक्शन पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर. ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि टोटल स्ट्रेस, इस सेक्शन XX पे टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, XX सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, सिग्मा से, टोटल स्ट्रेस. अच्छा, इस चैप्टर में आप जो स्ट्रेसेस की बात करोगे वो बात करोगे किसके, जो कि सॉइल के सेल्फ वेट की वजह से डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई अलग से लोडिंग लगाओगे ग्राउंड के ऊपर, तो वो आप यहां पर काउंट नहीं करोगे. हम सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस की बात यहां पर कर रहे हैं. तो जो मैं यहां पे टोटल स्ट्रेस लिख रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं बेसिकली जो इसके सेल्फ वेट की वजह से जो डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो ये जो टोटल स्ट्रेस डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ सॉइल. अब सॉइल के सेल्फ वेट के अंदर किस किस का वेट कंट्रीब्यूट होगा, सॉइल के सेल्फ वेट के अंदर एक तो ये जो सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स का वेट आएगा. सॉइल के सेल्फ वेट के अंदर एक तो ये जो सॉलिड्स हैं इनका वेट होगा, एंड बेसिकली आपका ये जो पोर्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, मान लो अगर यहाँ पे पोर्स के अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो उस वाटर का वेट होगा. तो टोटल स्ट्रेसेस में मैंने क्या कर लिया है, टोटल स्ट्रेसेस में मैंने काउंट कर लिया क्या, टोटल वेट ऑफ सॉइल. ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो टोटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल की वजह से डेवलप हो रहा है. ठीक है, अब जो टोटल वेट है सॉइल का, उसमें हम काउंट करेंगे किसको, वेट ऑफ सॉलिड्स को प्लस वेट ऑफ वाटर को, वेट ऑफ सॉलिड्स को प्लस वेट ऑफ वाटर को. ठीक है, सो टोटल स्ट्रेस, टोटल वेट ऑफ सॉइल, एंड टोटल वेट ऑफ सॉइल किसका हो गया, वेट ऑफ सॉलिड्स का एंड वेट ऑफ वाटर का.
तो ये हमने टोटल स्ट्रेस में दोनों का जो इफेक्ट है सॉलिड्स का एंड वाटर का उसको एक साथ कंबाइंड करके हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर मैं वाटर का इफेक्ट अलग करके कंसीडर करूं एंड सॉलिड्स का इफेक्ट अलग करके कंसीडर करूं तो कैसे करेंगे हम? टोटल स्ट्रेस तो हमें क्लियर हो गया कि आपने दोनों को एक साथ करके लिख दिया तो क्या बन जाएगा, वो टोटल स्ट्रेस बन जाएगा। अब अगर हम बात करें इन दोनों के सेपरेट सेपरेट इफेक्ट की, यानी कि वेट ऑफ वाटर का अलग बात करेंगे हम एंड सॉलिड्स की वजह से जो हो रहा है उसकी बात अलग करेंगे, तो ये जो वेट ऑफ वाटर है, इस वॉइड्स के अंदर जो वेट ऑफ वाटर है उसके वजह से जो स्ट्रेस इस सेक्शन पे ट्रांसफर हो रहा है एक्स एक्स सेक्शन पे, लिसन टू द पॉइंट वेरी केयरफुली। ये जो इस सेक्शन में जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे जेड डेप्थ में जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उस वेट ऑफ वाटर की वजह से जो इस एक्स एक्स सेक्शन पे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप कंसीडर करते हो किसमें? पोर वाटर प्रेशर में। पोर वाटर प्रेशर में आप इसको कंसीडर करोगे, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर को अगर हम बताएं, पोर वाटर इज बेसिकली व्हाट? पोर वाटर प्रेशर इज द प्रेशर which is developed at this section XX because of the weight of water which is present inside this z depth section। इस z depth के सेक्शन में जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसके वजह से जो स्ट्रेसेस इस XX सेक्शन पे डेवलप हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्या? पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर को ही न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है। पोर वाटर प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल स्ट्रेस। कई बार ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई न्यूट्रल स्ट्रेस किसे बोलते हैं, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि पोर वाटर प्रेशर को ही न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है, न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो पहले हमने दोनों की बात एक साथ करी, वेट ऑफ सॉलिड्स की एंड वेट ऑफ वाटर की, जिसको हमने टोटल स्ट्रेस में बात करी। अब हम दोनों के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर वाटर की वजह से आप देखो सेपरेटली तो उसको बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर में। नाउ अब अगर हम सॉलिड्स की वजह से जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रहे हैं, जो स्ट्रेसेस सॉलिड्स की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि ये जो ऊपर वाले सॉलिड्स हैं, यहां पर ये जो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, इन ऊपर वाले सॉलिड पार्टिकल ने नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल्स पे स्ट्रेसेस ट्रांसफर करवाए, ठीक है। नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल ने और नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल्स पे स्ट्रेसेस ट्रांसफर करा दिए, ठीक है, लाइक दिस। तो जो स्ट्रेसेस इन सॉलिड्स के इंटरेक्शन की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, लिसन टू द पॉइंट वेरी केयरफुली, इन सॉलिड्स के इंटरेक्शन बोलने का मतलब ऊपर वाले सॉलिड्स ने नीचे वालों पे ट्रांसफर कर दिए, नीचे वालों ने फर्दर नीचे वाले सॉलिड्स पे स्ट्रेसेस ट्रांसफर करा दिए। तो इस तरह से सॉलिड सॉलिड के इंटरेक्शन की वजह से कुछ स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रहे हैं सॉइल में। सो जो स्ट्रेसेस इन सॉलिड्स की वजह से ट्रांसफर हुए हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं किसमें? अफेक्टिव स्ट्रेसेस में। उन्हें कहा जाएगा क्या? अफेक्टिव स्ट्रेसेस, उन्हें कहा जाएगा अफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो यहां से आपको ये क्लियर हो चुकी चीज कि टोटल स्ट्रेस में आपने एक साथ बात करी दोनों की, सॉलिड्स की एंड वाटर की। अब अगर दोनों की सेपरेट सेपरेट करके देखें कि भाई जो वाटर की वजह से ट्रांसफर हुआ उसको पोर वाटर प्रेशर बोल दिया है, फिर न्यूट्रल स्ट्रेस, एंड जो सॉलिड्स की वजह से स्ट्रेसेस ट्रांसफर हुए उन्हें बोल दिया क्या आपने? अफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब अफेक्टिव स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है क्या? इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस। इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस, दिस इज द अनदर नेम ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये इंटरग्रेन्युलर पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरग्रेन्युलर मतलब इन बिटवीन द ग्रेन्स, ग्रेन्स के बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, एंड ग्रेन्युलर मतलब ग्रेन्स की बात हो रही है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है। सो जो स्ट्रेसेस सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में डेवलप हुए हैं उनको बोल रहे हो आप इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेसेस या फिर अफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल यहां पे टोटल स्ट्रेस आपका जो बनेगा, टोटल स्ट्रेस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल स्ट्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, अफेक्टिव स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा बार से, प्लस पोर वाटर प्रेशर, प्लस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। ये यहां से हमारे पास पॉइंट आया समझ में, इंपॉर्टेंट है। सो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा किसी भी सेक्शन पे, जैसे ये सेक्शन है, टोटल स्ट्रेस इसमें क्या होगा? अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक। अफेक्टिव स्ट्रेस विच इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ द सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, वेट ऑफ वाटर की वजह से जो ट्रांसफर हुआ उसको बोल दिया आपने क्या? पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर को ही न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड अफेक्टिव स्ट्रेस या फिर को ही हम इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। देखो पोर वाटर प्रेशर के बारे में पहले आपको बताता हूं। जैसे सपोज आप किसी भी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर देखना चाह रहे हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो एक अलग बात है, ठीक है। अब अगर सपोज आप किसी भी पॉइंट पे
पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ने से घटने से सॉइल की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम बात करते हैं। देखो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है बेसिकली, जो कि सॉइल के वेट की वजह से जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो, जो कि वाटर की वजह से पोर वाटर प्रेशर, आई रिपीट दिस, पोर वाटर प्रेशर इज द स्ट्रेस व्हिच इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर। अब पोर वाटर प्रेशर जो है इसको न्यूट्रल स्ट्रेस इसलिए कहा गया है कि देखो जैसे मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। जैसे सपोज आपके पास ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ आपका वाटर जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेस ट्रांसफर करवा रहा है। लेकिन होता क्या है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बेसिकली पास्कल्स लॉ, कि अगर व्हेन अ फ्लूइड इज एट स्टैटिक कंडीशन, जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है तो वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करवाता है। तो वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करवाता है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करवाता है। व्हेन अ फ्लूइड इज इन स्टेट ऑफ इज इन स्टैटिक स्टेट, अगर फ्लूइड स्टैटिक स्टेट में है तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर डेवलप करवाता है, ठीक है, सेम प्रेशर डेवलप करवाता है। अब अगर सेम प्रेशर डेवलप करवा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस सॉलिड पार्टिकल्स में बात करूं, ये सॉलिड पार्टिकल है आपके पास, इसके चारों तरफ कौन है, फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लूइड इस सॉलिड पार्टिकल्स पे जो प्रेशर डेवलप करवा रहा है वो हर एक डायरेक्शन से क्या है, सेम है, Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz, इस तरह से सेम है वो, ठीक है। अब एक बात देखना आप सोचकर, अगर सपोज ये पोर वाटर प्रेशर कम हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, तो क्या ये इसकी स्टेट में कोई किसी तरह का चेंज लाने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा लेकिन लेकर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्टेट में, स्टेट बोलने का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन में, ठीक है, इसके मूवमेंट में ये किसी तरह की कोशिश करने की ट्राई तो करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पोर वाटर प्रेशर जब सारे डायरेक्शन से अगर सेम लगेगा, देखो जो मैंने अभी आपको लॉ बताया है पास्कल्स लॉ की, हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। सो एज पर दैट लॉ इस सॉलिड पार्टिकल्स पे भी ये जो फ्लूइड है वो हर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लूइड कौन है, वाटर है, वो वाटर हर डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर वो प्रेशर सेम है तो ये इसकी पोजीशन में कोई किसी तरह का चेंज लेकर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से जो नेट, अगर हम बात करें, नेट क्या हो जा रहा है, फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स इसके ऊपर, नेट प्रेशर इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्यों, एज पर द पास्कल्स लॉ, एज पर द पास्कल्स लॉ ये जीरो हो जा रहा है इसके ऊपर नेट फोर्स जो है। तो अगर नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हो जा रहा है तो ये इस सॉलिड पार्टिकल्स को किसी तरह से मूव नहीं करवा पाएगा। ये पोर वाटर प्रेशर है, इस सॉलिड पार्टिकल को फिर मूव थोड़ी करा पाएगा अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, एंड ये कहां से आया, ये आया एज पर द पास्कल्स लॉ, ठीक है। सो इसी वजह से यहां पे क्या है कि इसे न्यूट्रल स्ट्रेस इसीलिए कहा जाता है कि पोर वाटर प्रेशर हर डायरेक्शन में जो लगेगा सेम लगेगा, वो सॉइल की बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स की पोजीशन में, ठीक है, कोई किसी तरह का चेंज नहीं करवा पाएगा। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं इस पोर वाटर प्रेशर की वजह से चेंज नहीं करेंगी। प्रॉपर्टीज मींस सॉइल की डेंसनेस, सॉइल की लूजनेस, सॉइल का वॉइड रेशियो, सॉइल का परमेबिलिटी कोई चेंज नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोर वाटर प्रेशर। अब क्यों चेंज नहीं कर रहे, रीजन भाई सेम, क्योंकि हर डायरेक्शन से क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। अगर हर डायरेक्शन से सेम लग रहा है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके क्या है, कैंसल आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से कोई किसी तरह का चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक। सो इसीलिए इसको न्यूट्रल स्ट्रेस कहा गया है। सो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पर बताता हूं कि पोर वाटर प्रेशर को न्यूट्रल स्ट्रेस इसलिए कहा गया है बिकॉज पोर वाटर प्रेशर डज नॉट कॉज एनी चेंज, इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ सॉइल, ठीक है, इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द डेंसनेस, लूजनेस, वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कोई किसी तरह का चेंज इसके वजह से नहीं होगा पोर वाटर प्रेशर के वजह से, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहा गया है, यानी कि इसका इफेक्ट कैसा है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल क्यों है वो उसका रीजन मैंने यहां पर बता दिया आपको। भाई सॉइल की स्टेट, पार्टिकल्स का मूवमेंट तभी तो होगा जब किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स डेवलप करेगा, कुछ रिजल्टेंट फोर्स डेवलप करेगा, बट अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो कहां से मूवमेंट हो जाएगा पार्टिकल की पोजीशन में, नहीं हो पाएगा, इसीलिए न्यूट्रल है। लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेस के केस में ऐसा नहीं होता है, अफेक्टिव स्ट्रेस के केस में ऐसा नहीं होता है। अफेक्टिव स्ट्रेस अगर मान लो किसी सेक्शन पे अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है एट एनी सेक्शन, तो क्या क्या चेंजेस सॉइल में देखने को मिलते हैं। देखो अफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज करेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज करेगा तो होता क्या है, अफेक्टिव स्ट्रेस किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं।
सॉलिड सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट हुआ है उसके वजह से ट्रांसफर हो रहा है। सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट इंक्रीज करेगा, पॉइंट टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर देखो सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन अगर इंक्रीज करेगा, अगर सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन इंक्रीज करा तो होता क्या है, ये जो ऊपर वाले सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या कोशिश करेंगे, इन नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल्स को कंप्रेस करके पास पास लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस सॉइल को बेसिकली इनको क्या करने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स को पास पास लेकर आने की कोशिश करते हैं। देखो सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब यह है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि सॉइल की डेंसनेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। डेंसनेस ऑफ सॉइल इज इंक्रीजिंग। डेंसनेस आप किसको बोलते हो भाई, ये सॉलिड पार्टिकल्स अगर इस तरह से बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं एक दूसरे से, यही तो कही जाएगी हमारी डेंस सॉइल। ये क्या है, डेंस स्टेट है। एंड अगर इस तरह से हैं सॉलिड पार्टिकल्स, दिस इज लूजनेस, ये लूजनेस है, ठीक है। तो सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट बढ़ा मतलब सॉलिड पार्टिकल पास पास आए एंड सॉइल की डेंसनेस इंक्रीज करी, सॉइल की डेंसनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। द डेंसिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज। डेंसनेस क्या करेगी, सॉइल की इंक्रीज करेगी। अगर सॉइल की डेंसनेस इंक्रीज कर रही है इसका मतलब यह है कि वॉइड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉइड रेशियो विल डिक्रीज। वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इनके बीच में जो वॉइड्स था पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉइड रेशियो विल डिक्रीज एंड वॉइड रेशियो भी डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ परमेबिलिटी जो है सॉइल की, परमेबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। परमेबिलिटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कैसे, परमेबिलिटी मतलब कितना इजीली फ्लूइड इन सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर से इनके बीच में से पास हो पा रहा है, इनके बीच में जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं उनके बीच से कितना इजीली फ्लूइड पास हो पा रहा है। तो अगर वॉइड्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो फ्लूइड इतना इजीली इनके अंदर से पास थोड़ी हो पाएगा भाई। पार्टिकल्स पास पास आ गए सॉलिड पार्टिकल्स, वॉइड का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, तो फ्लूइड इनके अंदर से इतना इजीली पास नहीं हो पाएगा। एंड अगर फ्लूइड इजीली पास नहीं हो पा रहा मतलब परमेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो इस वाले केस में पास होना इजीली रहेगा फ्लूइड के लिए, या फिर इस वाले केस में फ्लूइड के लिए पास होना इजी रहेगा। ऑब्वियसली इस वाले केस में पास होना इजी रहेगा क्योंकि वॉइड्स का साइज कैसा है, बड़ा है। यहाँ पे वॉइड्स का साइज छोटा है लेकिन डेंसनेस इंक्रीज है यहाँ पे, तो इसीलिए इसकी परमेबिलिटी कम, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ सॉइल की शियर स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ये दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। शियर स्ट्रेंथ एंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज। कैसे, अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट अच्छा हो जा रहा है इसका मतलब यह है कि लोड जो है बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाएगा उस सॉइल के अंदर। भाई लोड कैसे ट्रांसफर होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे लोड ट्रांसफर होता है। तो अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट अच्छा है मतलब ज्यादा लोड सॉइल में आप ट्रांसफर करवा सकते हो, यानी कि शियर स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से। लेकिन पोर वाटर प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल स्ट्रेस है, सारे डायरेक्शन में सेम लगेगा, तो कोई किसी तरह का डेंसनेस, लूजनेस, परमेबिलिटी, वॉइड रेशियो, शियर स्ट्रेंथ, लोड कैरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट पोर वाटर प्रेशर नहीं डाल रहा है। लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। कैसे, वो सारे मैंने यहाँ पे बताए, पूरा एक सीक्वेंस आपको बनाकर दिखा दिया। ये देखिए, सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट बढ़ा, डेंसनेस बढ़ गई, वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉइड रेशियो, ये सॉरी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, अफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने के वजह से।
तो ये इस क्वेश्चन के बारे में अब आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पूछा क्या गया था कि अफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल, अफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में क्या क्या फंक्शन करता है, ये सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे। लेकिन पोर वाटर प्रेशर से इस तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। वही सेम पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन लगाई, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो कोई किसी तरह का चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इसके क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। आंसर में क्या था आपके पास कि अफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अफेक्टिव स्ट्रेस तो सॉइल में वॉइड रेशियो को भी कम कर रहा है, परमेबिलिटी को भी कम कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा तो दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी। ये ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। हम कंसिडर कर रहे हैं केस कि अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो क्या होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे, वो सॉरी डिक्रीज हो जाएंगे। अफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज करेगा तो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। सी ऑप्शन, डिक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, ये ऑप्शन आपके पास जो है वो ठीक रहेगा कि वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी दोनों के दोनों क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। कब, अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज किया तो। सो इफ वॉइड रेशियो इज, कब, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज किया तो। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी दोनों के दोनों क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे अभी इसे समझ लिया। लास्ट ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज परमेबिलिटी, ये ऑप्शन भी जो है वो ठीक नहीं रहेगा। सो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की विद इंक्रीज इन द अफेक्टिव स्ट्रेस द वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल हैज रिड्यूस, ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक। तो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी बोथ हैज डिक्रीज्ड, दोनों कम हो गए हैं। कब, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो दोनों क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारे हैं, ये पता होने चाहिए कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, जैसे हमने यहाँ पे वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी की बात करी कि इन पे क्या फर्क पड़ेगा, बट कुछ भी पूछा जा सकता है। डेंसनेस भी पूछ सकते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि एक सैचुरेटेड सॉइल मास, एक सैचुरेटेड सॉइल मास है आपके पास, ठीक है, जिसके लिए सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 2.1 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस आपको बताना है, एंड पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। क्वेश्चन क्लियरली समझ लिया कि एक सैचुरेटेड सॉइल मास है, ए सैचुरेटेड सॉइल मास इज गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल पे क्या वैल्यू रहेंगी टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस की, इफ द वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड लेवल, अगर वाटर टेबल कहां पर है, ग्राउंड लेवल पर है तब। तो इसको देखो करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, इंफॉर्मेशन है आपके पास कि सैचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है आपको सॉइल का 2.1 टन पर मीटर क्यूब, टन पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। एंड सॉइल की कंडीशन कैसी है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर इसने कहा है कि वाटर टेबल प्रेजेंट है, वाटर टेबल इज प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इससे 4 मीटर डेप्थ नीचे
आपको इस वाले सेक्शन पे वैल्यूज पता करनी है किसकी, टोटल स्ट्रेस की एंड अफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है आपको 2.1 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सारा डाटा है आपके पास। इन्होंने गामा डब्ल्यू भी आपको दे रखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना कंसीडर करना है आपको, 1 टन पर मीटर क्यूब कंसीडर करना है। ठीक है, यूनिट टू कैलकुलेट कंसीडर द गामा डब्ल्यू दैट इज यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 1 टन पर मीटर क्यूब। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो टोटल स्ट्रेस एंड हमें अफेक्टिव स्ट्रेस पता करना है, तो सबसे पहले तो टोटल स्ट्रेस पता करते हैं। सिग्मा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको, टोटल स्ट्रेस को। वही सारे के सारे स्टेप्स जो अभी तक हम ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में डिस्कस करके आए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वही सेम यहां पे अप्लाई करवाना है। टोटल स्ट्रेस एट 4 मीटर कितना होगा, देखो इस सेक्शन से इस सेक्शन पे आप पता कर रहे हो टोटल स्ट्रेस, तो इस सेक्शन से ऊपर जो भी आपका मटेरियल प्रेजेंट है उस मटेरियल का यूनिट वेट मल्टीप्लाई कराइए किससे, कितने डेप्थ में वो वाला यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ऊपर जो भी मटेरियल है उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई करा दो किससे, कितने डेप्थ में वो वाला यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे ऊपर आपकी सॉइल है, इस सेक्शन से ऊपर आपकी कौन प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, एंड इस सॉइल का यूनिट वेट आपके पास कितना है, 2.1 टन पर मीटर क्यूब है इसका यूनिट वेट। तो इस सॉइल का यूनिट वेट दे रखा है आपको, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, कितनी डेप्थ में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका 4 मीटर डेप्थ में। तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस गामा सैचुरेटेड इनटू 4 दैट विल बिकम 2.1 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 8.4 टन पर मीटर स्क्वायर, 8.4 टन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ और क्या बात करें हम इसमें, देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहां पे टोटल स्ट्रेस कंसीडर कर रहे थे, आपको टोटल स्ट्रेस जब यहां पे आप पता कर रहे थे इस सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस, तो इस सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस पता करते हुए आपने गामा सैचुरेटेड कंसीडर किया है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी सेक्शन पे आपको टोटल स्ट्रेस पता करना है एंड अगर सपोज वो सेक्शन आपका ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे है, लेट अस सपोज इफ दैट सेक्शन इज बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, तो आपको टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हुए गामा सैचुरेटेड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो वही गामा सैचुरेटेड आपने यहाँ पे यूज किया है टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हुए। इफ द सेक्शन इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल देन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस, ठीक है, वी विल हैव टू कंसीडर द गामा सैचुरेटेड वैल्यू, वही यहाँ पे आपने कंसीडर करी है। तो कितनी आ गई, 8.4 टन पर मीटर क्यूब हो जाएगी। नाउ बात करते हैं किसकी, अफेक्टिव स्ट्रेस की। हमें एक चीज पता है कि आपका टोटल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, अफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो यहां से अफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। नाउ पोर वाटर प्रेशर आपको पहले पता करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू रहेगी पोर वाटर प्रेशर की, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो पोर वाटर प्रेशर पता करते हैं इस सेक्शन पे, पोर वाटर प्रेशर को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एट 4 मीटर कितना होगा, एट 4 मीटर पे देखिए कितना होगा, सिंपल गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड, ये होता है पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड हो जाएगा। ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड। नाउ प्रेशर हेड कैलकुलेट करना पड़ेगा कहां पे आपको, इस 4 मीटर डेप्थ पे, कि इस सेक्शन पे जो कि 4 मीटर नीचे प्रेजेंट है ग्राउंड लेवल से, इस सेक्शन पे प्रेशर हेड की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए क्या रहेगी इस सेक्शन पे प्रेशर हेड की वैल्यू, कैसे पता करते हो प्रेशर हेड, सिंपल सा मैंने एक स्टेप बताया हुआ है कि जिस भी सेक्शन पे आपको प्रेशर हेड पता करना है, आप क्या करो, उस सेक्शन पे पीजियोमीटर लगाओ, जिस भी सेक्शन पे आपको प्रेशर हेड पता करना है उस सेक्शन पे आप पीजियोमीटर इंसर्ट करो। जैसे मैंने इस सेक्शन पे पीजियोमीटर लगाया, इस सेक्शन पे आपने पीजियोमीटर लगाया, जिस भी सेक्शन पे आपको प्रेशर हेड पता करना था उस सेक्शन पे आपने पीजियोमीटर लगाया, एंड इस पीजियोमीटर में क्या होगा, वाटर जो है वो राइज करेगा, वाटर लेवल विल बी राइजिंग इनसाइड दिस पीजियोमीटर। ठीक है, पीजियोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा ना, कहां तक राइज करेगा, पॉइंट ये आता है कहां तक राइज करेगा, इस सेक्शन से ऊपर जितनी हाइट तक भी वाटर टेबल प्रेजेंट है, जैसे इस सेक्शन से ऊपर 4 मीटर हाइट तक ही तो वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो इस पीजियोमीटर में 4 मीटर हाइट तक ही आपका वाटर लेवल जो है वो राइज
कर जाएगा। तो कितना हाइट राइज करेगा इस पीजोमीटर में? 4 मीटर ही तो राइज करेगा। एंड ये जो 4 मीटर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन XX। इस XX सेक्शन पे यही तो वैल्यू है प्रेशर हेड की, 4 मीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड आपको कैलकुलेट करने के लिए वही सेम स्टेप फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यू क्या हो जाएगा? पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड। गामा डब्ल्यू कितना कंसिडर करना है? 1 कंसिडर करना है। गामा डब्ल्यू इज व्हाट? 1। तो गामा डब्ल्यू कितना है? 1 टन पर मीटर क्यूब इंटू प्रेशर हेड 4 है, तो कितना हो जाएगा ये? 4 टन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 टन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पता करना था हमें क्या? अफेक्टिव स्ट्रेस। हमारा काम क्या था? अफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना। बट अफेक्टिव स्ट्रेस हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें इसको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर हमने यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट किया, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसको इसी तरह से इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आपको टोटल स्ट्रेस भी चाहिए, पोर वाटर प्रेशर भी चाहिए। इसीलिए आपने ये पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट किया है अफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। सो क्या होगा अफेक्टिव स्ट्रेस? अब अफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, दैट विल बिकम, टोटल स्ट्रेस कितना है आपके पास? 8.4 माइनस 4, दैट विल बिकम 4 टन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बिकम 4 टन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये आपके पास अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों आपने कैलकुलेट कर लिए, टोटल स्ट्रेस भी आपने कैलकुलेट कर लिया एंड अफेक्टिव स्ट्रेस भी आपने कैलकुलेट कर लिया। टोटल स्ट्रेस कितना है आपके पास? 8.4 टन पर मीटर स्क्वायर, एंड अफेक्टिव स्ट्रेस कितना आया? ये आया आपके पास 4 टन पर मीटर स्क्वायर, 4 टन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया है क्या? अफेक्टिव स्ट्रेस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं इस तरह के, अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। कहीं पे मान लो जैसे यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस पूछ लिया, हो सकता था आपसे पोर वाटर प्रेशर पूछ ले किसी सेक्शन पे, हो सकता था आपसे सिंपली अफेक्टिव स्ट्रेस ही कैलकुलेट करा ले, या हो सकता था सिर्फ टोटल स्ट्रेस पूछ ले। तो हर चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसी तरह की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके न्यूमेरिकल जो टॉपिक्स हैं उन पे न्यूमेरिकल कराए जा सके। ठीक है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उन पे थ्योरी ज्यादा से ज्यादा कंसिडर करी जा सके। ठीक है, हमारा कोशिश है कि आप किसी भी जेईई एग्जाम में अपीयर करें, ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएं, यही हमारा बेसिकली यहाँ पे टारगेट है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर सपोज लास्ट टाइम पे जब आपको फाइनली एग्जाम से पहले रिवीजन करना होता है, ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले जब आपको रिवीजन करना होता है, तो उस समय पे क्या होता है, आपके पास इतना पूरा प्रॉपर टाइम नहीं रह पाता कि आप पूरे नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 2 दिन पहले प्रिपरेशन करनी है, मतलब एग्जाम में 2 दिन पहले देख रहे हो, 1.5 दिन पहले देख रहे हो, तो उसमें पूरे नोट्स रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका रहता है क्या? क्वेश्चंस देखो डायरेक्टली, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, आप डायरेक्टली ये क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन से आपका ऑलमोस्ट एवरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये बहुत बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन की हेल्प से थ्योरी कवर करने का, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है हमारा पूरी की पूरी थ्योरी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल लेवल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट अ सर्टेन डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल causes the effective stress to be increase, decrease, may increase or decrease, या फिर remains same। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि क्या होगा बेसिकली। जैसे पहले कंडीशन समझते हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि वाटर टेबल आपका प्रेजेंट है, वाटर टेबल यहाँ पे आपका है ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आपका क्या है, बेसिकली ग्राउंड लेवल है, ये तो आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब वाटर टेबल इस ग्राउंड लेवल से सर्टेन डेप्थ नीचे है, यहां पे मान लो आप कहीं पे वाटर टेबल अभी प्रेजेंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। एंड ये इस ग्राउंड लेवल से नीचे मैंने एक कोई सेक्शन कंसिडर कर रखा है, दिस इज अ सेक्शन आई हैव कंसिडर्ड बिलो दिस ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल।
ठीक, कहां पर है ग्राउंड वाटर टेबल? एट ए सर्टेन डेप्थ बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि अगर सपोज इनिशियली मान लो, जैसे इनिशियल पोजीशन कहां पर है ग्राउंड वाटर टेबल की, ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल। लेट अस सपोज कि अगर ये जो ग्राउंड वाटर टेबल की ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है इनिशियली यहाँ पर है, अगर बाई चांस ये राइज करके, अगर बाई चांस ये राइज कर जाए कुछ हाइट ऊपर, अगर ये राइज कर जाती है कुछ हाइट ऊपर, तो इसके राइज करने के वजह से देखो, जैसे इनिशियली यहाँ पे थी, लेकिन अब ये राइज करके कहां पे आ चुकी, यहां पे आ चुकी है टू पोजीशन पे, टू पोजीशन पे। ठीक है, यहां पे आ चुकी है ग्राउंड वाटर टेबल अब। तो इसके राइज करने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस ये जो था इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन? यही तो पूछा जा रहा है आपसे। यस, द राइज इन द ग्राउंड वाटर टेबल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट a certain depth below the ground level causes the effective stress to be। तो इस सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो ए सेक्शन है, बिकॉज ऑफ द राइज इन द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। ठीक, सो ये आपसे पूछा जा रहा है द इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस सेक्शन ए, क्या फर्क पड़ेगा इस पे अगर वाटर टेबल आपका राइज करता है तो। ठीक, यानी कि इनिशियली यहाँ पे है 1-1 पोजीशन पे, एंड यहाँ से ये राइज करके किसी भी रीजन की वजह से राइज कर सकता है। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपका जैसे कि एक्सेसिव अगर रेनफॉल हुआ हो, सपोज अगर एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल राइज करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझना है कि क्या इस पे फर्क पड़ेगा। देखो, मैं अगर आपको बताऊं कि किसी भी सेक्शन पे अगर हम बात करें, जैसे ये आपकी कंडीशन है पर्टिकुलर, आपकी वाटर टेबल यहाँ पर है, ये ग्राउंड लेवल है, ये सेक्शन है। अगर हम बात करें किसी भी सेक्शन पे जो होता है, बेसिकली किसी भी सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस फॉर अ गिवन कंडीशन क्या रहता है, सेम रहता है। भाई टोटल स्ट्रेसेस इस सेक्शन पे इसकी पूरे सॉइल के वेट की वजह से ही तो आ रहे हैं। अगर हम इस सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस की बात करें, टोटल स्ट्रेस एट ए, टोटल स्ट्रेस एट ए सेक्शन, टोटल स्ट्रेस एट ए पे जो टोटल स्ट्रेस है, ए पे जो टोटल स्ट्रेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ए पे टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके बराबर, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर रहेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर रहेगा। कंडीशन हुई समझ की इस सेक्शन पे जो टोटल स्ट्रेस है ए सेक्शन पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके बराबर, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर के बराबर। लेकिन टोटल स्ट्रेस इस सेक्शन पे सेम सिर्फ तब तक रहेगा जब तक ग्राउंड वाटर टेबल इस ग्राउंड लेवल से नीचे है। जब तक ग्राउंड वाटर टेबल इस ग्राउंड लेवल से नीचे है तब तक टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा इस सेक्शन पे। लेकिन अगर बाई चांस ग्राउंड वाटर टेबल यहां से राइज करते करते इस ग्राउंड लेवल से भी ऊपर पहुंच जाए, अगर ग्राउंड लेवल से भी ऊपर पहुंच जाए ग्राउंड वाटर टेबल, तो उस केस में इस सेक्शन पे जो टोटल स्ट्रेस है वो भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। सो पॉइंट आई रिपीट दिस अगेन कि इस सेक्शन पे जो टोटल स्ट्रेस है वो सेम रहेगा ए सेक्शन पे। कब तक सेम रहेगा, जब तक ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है। लेकिन अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंच जाए राइज करते करते, तो उस केस में टोटल स्ट्रेस इस सेक्शन पे चेंज कर जाएगा। ठीक है, चेंज कर जाएगा। लेकिन अभी हम किस केस की बात कर रहे हैं, अभी आपकी ग्राउंड वाटर टेबल कहां पर है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है तो ऑब्वियसली द टोटल स्ट्रेस विल रिमेन्स सेम। टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा, इट विल रिमेन्स सेम। नाउ अब बात आती है नेक्स्ट, तो ये तो आपको समझ में आया टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट। अब हमें बात करनी है कि अगर, लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेसेस में वेरिएशन होता रहेगा। देखो ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है, टोटल स्ट्रेस तो सेम रह रहा है यहाँ पे इस सेक्शन ए पे। ठीक है, लेकिन ये जो अफेक्टिव स्ट्रेस है इसमें एंड इस पोर वाटर प्रेशर में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा वो देखना है हमें। सो हम बात कर रहे हैं किस कंडीशन की, व्हेन द वाटर टेबल इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड लेवल। तो उस समय पे ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर चेंज करेंगे। लेकिन अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंच जाए, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर पहुंच जाए तो उस केस में टोटल स्ट्रेस भी चेंज करने लगेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब ये इससे नीचे ही है,
ठीक, तो देखो लेकिन टोटल स्ट्रेस सेम है, अफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। कैसे वेरिएशन हो रहा है वही पूछा जा रहा है। देखो अभी करंटली इस सेक्शन पे कुछ अफेक्टिव स्ट्रेस है एंड कुछ पोर वाटर प्रेशर है, ठीक। लेट अस सपोज यहाँ पे वाटर टेबल क्या कर गई, राइज कर गई। अब इफ द वाटर टेबल राइजेस, इफ द वाटर टेबल राइजेस, अब अगर वाटर टेबल राइज करी है बट वाटर टेबल इज स्टिल बिलो द ग्राउंड लेवल, बट द वाटर टेबल इज स्टिल बिलो द ग्राउंड लेवल, बट द वाटर टेबल इज स्टिल बिलो द ग्राउंड लेवल, वो अभी भी कहां पर है, ग्राउंड लेवल से नीचे ही है। बट इट इज स्टिल बिलो द ग्राउंड लेवल, वो अभी भी इससे क्या है, नीचे ही है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर वाटर टेबल राइज कर गई है बट वाटर टेबल अभी भी राइज करने के बाद कहां पर है, ग्राउंड लेवल से नीचे ही है, तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर इस पर्टिकुलर ए सेक्शन पे क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर क्या करेगी, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे राइज करेगी। वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर विल राइज, लेकिन टोटल स्ट्रेस क्या है, अभी भी सेम है। सो पोर वाटर प्रेशर तो राइज कर गया, टोटल स्ट्रेस को सेम बने रहना है, तो ऑब्वियसली द इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू शुड व्हाट, इट शुड डिक्रीज। ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इट शुड डिक्रीज, ठीक। तो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका कि हमने क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद राइज इन द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, ठीक है, व्हेन इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड लेवल, अगर आपका वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे प्रेजेंट है एंड अगर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो राइज करता है तो अफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो गई, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल स्ट्रेस इस सेक्शन पे सेम रहेगा, अगर वाटर टेबल नीचे है तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पर सेम रहना है, ठीक है। लेकिन वाटर टेबल अगर राइज करी लेकिन अभी भी वो ग्राउंड लेवल से नीचे ही है तो फिर भी टोटल स्ट्रेस यहाँ पे क्या रहेगा, इस सेक्शन पे सेम ही रहेगा। लेकिन वाटर टेबल की राइज करने की वजह से जो वैल्यू होती है पोर वाटर प्रेशर की, वो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, पोर वाटर प्रेशर होता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, इट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर टेबल राइज करा तो वाटर टेबल के राइज करने की वजह से जो प्रेशर हेड था वो प्रेशर हेड क्या किया है, इंक्रीज करा है। प्रेशर हेड क्या करा है, इंक्रीज करा है। अगर प्रेशर हेड इंक्रीज करेगा सो ऑब्वियसली द पोर वाटर प्रेशर विल आल्सो व्हाट इंक्रीज, पोर वाटर प्रेशर भी जो है आपका वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो गया, सिग्मा कांस्टेंट है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली इस सिग्मा को कांस्टेंट रखने के लिए अफेक्टिव स्ट्रेस को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से क्या मिला कि when the groundwater table is present below the level, below the ground level, when the groundwater table is present below the ground level, but if there is any increase in the position of groundwater table level, but if there is any rise in the position of groundwater table level, then in that case the value of effective stress is decreased. effective stress क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैं कंक्लूजन यहां पे लिख देता हूं कि if groundwater table is present below ground level, if groundwater table is present below ground level and there is any rise in groundwater table position, if there is any rise in the groundwater table position, then effective stress will what, decrease. This is the main conclusion of this particular question. ये यहां से मेन कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल अगर राइज करता है बट अभी भी वो ग्राउंड लेवल से नीचे ही है राइज करके फिर भी, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा इस सेक्शन पे। जैसे कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया, क्योंकि टोटल स्ट्रेस आपको कांस्टेंट रखना है। टोटल स्ट्रेस कांस्टेंट रखने के लिए आपका अफेक्टिव स्ट्रेस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर टेबल राइज करने की वजह से प्रेशर हेड इंक्रीज किया है। अगर प्रेशर हेड इंक्रीज किया है तो ऑब्वियसली यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज
कर जाएगा। अब प्रेशर हेड इंक्रीज क्यों करा है, देखो पहले से आपको इस सेक्शन पे प्रेशर हेड पता करना था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पीजियोमीटर इंसर्ट करोगे, ये पीजियोमीटर आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आपने पीजियोमीटर लगाया। नाउ जब यहाँ पे आपने पीजियोमीटर लगाया तो यहाँ पे वाटर लेवल राइज करेगा। वाटर लेवल कहाँ तक राइज करेगा, इस वाले डेप्थ तक राइज करेगा ना पहले तो, क्योंकि वाटर टेबल कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब दूसरे केस में अगर मान लो जब वाटर टेबल यहाँ पर पहुंच चुका, जब वाटर टेबल यहाँ पे पहुंच गया, तो अब जब दूसरे केस में आप प्रेशर हेड यहाँ पे मेजर करना चाहोगे तो उस केस में कितना वैल्यू आएगी निकल के, इस केस में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, ये देखो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ये ज्यादा आ रही है ना, ये एच हाइट ज्यादा आ रही है आपके पास वैल्यू, एच हाइट ज्यादा वैल्यू निकल कर आ रही है। दिस इज द इंक्रीज इन द प्रेशर हेड। ये एच जो है, स्मॉल एच जो है इतनी, ये मान लो ये है एच, इतनी हाइट से राइज किया है वाटर टेबल, राइज इन वाटर टेबल। तो ये जो राइज हुआ ना वाटर टेबल में एच, यही क्या है, इंक्रीज इन द प्रेशर हेड। तो अगर प्रेशर हेड इंक्रीज किया सो ऑब्वियसली यू भी इंक्रीज करेगा, एंड सिग्मा को क्या, सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा बार को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन बेसिकली। ये इसमें यहाँ से आपको समझना था, ये मैंने मेन कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया। एंड अगर बाई चांस वाटर टेबल नीचे आए, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि वाटर टेबल राइज करने से तो अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गया, अगर बाई चांस वाटर टेबल फॉल करके नीचे आ जाए इस तरह से, अगर वाटर टेबल नीचे आ जाती है, लेट अस सपोज इनिशियली यहाँ पे थी लेकिन फाइनली कहां पर आ गई, यहाँ पे आ गई नीचे, इस एच डेप्थ नीचे अगर बाई चांस वो आ जाएगी तो अफेक्टिव स्ट्रेस इस केस में क्या होगा, इस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पोर वाटर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर वाटर टेबल राइज करता है, इफ द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेज, इफ द ग्राउंड वाटर टेबल राइज, तो उस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर टेबल फॉल करता है, इफ GWD ग्राउंड वाटर टेबल फॉल, अगर ये फॉल करेगा तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पोर वाटर प्रेशर विल डिक्रीज। पोर वाटर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये हमें यहां से पॉइंट को दिमाग में रखना है आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, सो राइज होने से अफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा, फॉल होने से अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ेगा पोर वाटर प्रेशर। क्यों यहाँ पर कम हुआ पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हेड कम हुआ है आपका। कैसे, देखो अब वाटर टेबल कहां पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो ऑब्वियसली आप जब यहाँ पर पीजियोमीटर लगाओगे तो वाटर लेवल कहां तक राइज करेगा, इसी पोजीशन तक तो राइज करेगा ना, इस पोजीशन तक वाटर लेवल जो है वो राइज करेगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, और ये ऑब्वियसली पहले वाले केस के कंपैरिजन में क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन तो क्या हुआ, राइज होने की वजह से अफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। तो ये इसका बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कि यहाँ से आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज effective stress is the stress at particle contact. Effective stress is the stress at particle contact. Now next, a physical parameter that can be measured, a physical parameter that can be measured. Now next, important because it is a function of important because it, अच्छा ये बी ऑप्शन है आपके पास क्या, a physical parameter that cannot be measured, a physical parameter that cannot be measured directly. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है बी। सो ए ऑप्शन है द स्ट्रेस एट पार्टिकल कांटेक्ट, बी ऑप्शन है फिजिकल पैरामीटर दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली ऑप्शन है आपके पास। अफेक्टिव स्ट्रेस द स्ट्रेस एट पार्टिकल कांटेक्ट, ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डी ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन है, देखते हैं इसके बारे में। सो अफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो अफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप ये आपको सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो खुद से खुद समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुका हूं। देखो
अफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, क्या डिस्कस किया हुआ है कि अफेक्टिव स्ट्रेस कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस को हम इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस भी कहते हैं, इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था आपको, इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस। नेक्स्ट, ये स्ट्रेसेस जो है वो कहां पे डेवलप होते हैं, ये स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस हैं जो ट्रांसफर होते हैं बाय द कांटेक्ट ऑफ वन सॉलिड टू अदर सॉलिड, यानी कि सॉलिड सॉलिड के कांटेक्ट पे जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर होते हैं वही क्या कहलाएंगे आपके अफेक्टिव स्ट्रेसेस। कैसे, जैसे मान लो ये सॉलिड है इस तरह से, ठीक है, इन सॉलिड का कांटेक्ट इस तरह से इनका कांटेक्ट हो रहा है, इस तरह से इनका कांटेक्ट हो रहा है, तो इनके कांटेक्ट पे जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये जो स्ट्रेसेस इनके कांटेक्ट पे ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से, इन स्ट्रेसेस को आप क्या बोलते हो, अफेक्टिव स्ट्रेसेस बोलते हो। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, अफेक्टिव स्ट्रेसेस। इनको हम कहते हैं क्या, अफेक्टिव स्ट्रेस हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस जो है कहां पे ट्रांसफर होते हैं, एट पार्टिकल्स contact, at particle contact these stresses are transferred, at particle contact these stresses are transferred, पार्टिकल के कांटेक्ट पे ये आपके स्ट्रेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेस कहा जाता है। इंटरग्रेन्युलर मतलब बीच में, इन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट पे जो स्ट्रेस ट्रांसफर होते हैं उनको बोलते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस। अब इसके बारे में मैंने आपको ये भी एक रीजन बताया हुआ है कि अफेक्टिव स्ट्रेस को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली, ठीक है। अफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। कैसे, इनडायरेक्टली मेजर कैसे किया जाता है इसको, जैसे सिग्मा आपको पता है सिग्मा बार प्लस यू होता है, ठीक है। तो आप इसको मेजर करने के लिए पहले टोटल स्ट्रेस पता करोगे, फिर पोर वाटर प्रेशर पता करोगे, एंड देन इनको माइनस कराकर आप सिग्मा माइनस यू पता करके अफेक्टिव स्ट्रेस को पता करोगे। सो दिस इज द इनडायरेक्ट अप्रोच टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द इनडायरेक्ट अप्रोच एक्चुअली। ये कैसा है, ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। सो इनको हम कैसे पता करते हैं, इनडायरेक्टली पता करते हैं। इसको हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, उसका रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी केयरफुली इन द थ्योरेटिकल लेक्चर्स, ठीक है। सो आप क्या करें, जस्ट गो टू द लेक्चर्स एंड सी द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी थ्योरी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से वो मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। सो अफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में हमें क्लैरिटी आई, क्या होगा कि ये वो स्ट्रेसेस हैं जो कि आपके ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टेक्ट पे, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेजर करते हो आप इस तरह से, पहले सिग्मा पता करोगे, फिर यू पता करोगे पोर वाटर, देन इसको माइनस कराकर फिर ये वैल्यू पता करोगे। एक और इतना हमें पता है कि अफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, जैसे कि सॉइल की डेंसनेस, सॉइल की वॉइड रेशो, सॉइल का पोरोसिटी, ठीक है, सॉइल की परमेबिलिटी, सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अफेक्टिव स्ट्रेस के वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स की, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की मैं अगर आपसे बात करूं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टी जो सॉइल के बिहेवियर को जानने में हमारी हेल्प करती है, लाइक जैसे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, उसकी बियरिंग कैपेसिटी हो गई, बियरिंग कैपेसिटी, उसकी लूजनेस, डेंसनेस, जैसे यहां पे लिख देता हूं डेंसनेस, परमेबिलिटी, वॉइड रेशो, वॉइड रेशो, ठीक है, वॉइड रेशो,
ठीक है, ये सारे के सारे बेसिकली एक तरह से क्या है, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ही तो हैं जो उसके बिहेवियर को डिफाइन कर रही हैं। और हमें ये पता है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी अफेक्टिव स्ट्रेस के वजह से अफेक्ट होती हैं, ये हमने डिस्कशन किया है इन द लास्ट लेक्चर्स। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अफेक्टिव स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है जो सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज जो है सॉइल के, these engineering properties can be explained with the help of affective stress। कुछ और भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं जिनका अभी हमने डिस्कशन नहीं करा है, लाइक जैसे कंसोलिडेशन भी एक पॉइंट होता है, कंसोलिडेशन वगैरह ये सब आपके अफेक्टिव स्ट्रेस के ही फंक्शंस होते हैं। कंसोलिडेशन जब आप पढ़ोगे डिटेलिंग में तब वहां पे आपको समझ में आएगा। बाकी सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की वो सब अफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करती हैं एंड अफेक्टिव स्ट्रेस इन सब प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कशन हमने करना था वो हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में कुछ और पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। नाउ इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। अब देखो क्या है, ऑप्शंस क्या थे आपके पास कि अफेक्टिव स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट वर्टिकल कांटेक्ट। नाउ इफ ये बिल्कुल ठीक है, पार्टिकल के कांटेक्ट पे ट्रांसफर होता है। फिजिकल पैरामीटर दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ये भी ठीक है पैरामीटर, ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्टली आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है क्यों, क्योंकि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। सारी की सारी प्रॉपर्टी, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी, डेंसनेस, परमेबिलिटी, वॉइड रेशियो सबको अफेक्ट करता है एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस ठीक हैं। ऑल द ऑप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर करेक्ट। सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट हैं। सो ये आंसर क्या आएगा फाइनली, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड डी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये हमने यहाँ पे इसे जो है अफेक्टिव स्ट्रेस के रिलेटेड और कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप इस सेशन आपको चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, कि भाई थ्योरी में कैसे कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस के एक क्वेश्चन में हमने उसके सारे फंक्शंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेशन। अभी आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक्स होंगे आपके सॉइल के, लाइक परमेबिलिटी, सीपेज, कॉम्पैक्शन, इन सब पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर लेक्चर्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।